Hello everyone, very good afternoon. So again we are back on the 1st of February. So मिशन 2024 ऑलरेडी रनिंग है हमारा। आज का हमारा करंट अफेयर थोड़ा अगेन लॉन्ग है बिकॉज हमने पहले से काफ़ी कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद कुछ और करंट अफेयर्स को हमने ऐड करने की कोशिश करी है ताकि हमारे कुछ भी छूटे नहीं। सो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहला जो मेरा बेस्ट आर्टिकल है वो बेसिकली रामसर साइट से रिलेटेड है। अब हुआ क्या है, रिसेंटली यूनियन इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 नई वेटलैंड्स को चुना है जो कि ग्लोबल लिस्ट वेटलैंड में यानी कि रामसर कन्वेंशन के अंदर ऐड होंगी। कौन कौन सी हैं? आ, इसमें पहले अनका है, बर्ड बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि कर्नाटका के अंदर है। अगाशनी है, एस्चुरी है जो कर्नाटका के अंदर है। मगधी करे है कंजर्वेशन रिजर्व, वो कर्नाटका के अंदर है। कैरावती वर्ड सेंचुरी है वो बेसिकली तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व है वो बेसिकली तमिलनाडु में। ये शोला फॉरेस्ट हमने कल भी पढ़ा था 31 वाले में, तो उसमें भी जाके आप देख सकते हो। यहाँ नोट करने वाले पॉइंट क्या है अगर यूपीएससी कुछ पूछ सकती है तो? पहला जो है अनकशामुद्रा, और तीसरा कौन सा है? मगधी। ये दोनों के दोनों ह्यूमन मेड है, ठीक है, मैन मेड एक तरीके से इंसानों ने बनाया वो है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। तो अनकशा जो मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है ये बेसिकली ह्यूमन मेड है, विलेज इरिगेशन टैंक है बेसिकली, जो कि सेंचुरीज बैक बनाया गया था। अब है क्या यहाँ पे? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्यों है वेटलैंड की? बिकॉज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी के अंदर अच्छा खासा रिच है। मोर देन सपोर्ट करती है, मोर देन 1% ऑफ बायोग्राफिक पॉपुलेशन यहाँ की इसको सपोर्ट करती है। दूसरा है अघनाशिनी। अघनाशिनी एस्चुरी कहाँ पर है? बेसिकली मैं आपको कर्नाटक बता चुका हूँ। इट्स फॉर्म एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अघनाशिनी रिवर और अरेबियन सी। ब्रैकिश वाटर बन जाएगा क्योंकि दोनों के रिवर और अरेबियन सी है, तो ब्रैकिश वाटर बन जाता है अच्छा खासा एक एस्चुरी के साथ काइंड ऑफ। ब्रैकिश वाटर मोस्ट ऑफली उसी जगह बनते हैं जहाँ पर एस्चुरी बनने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। और इसी की वजह से काफ़ी इरोजन को, फ्लड को, इन सबको रोक लेती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कर लेती है, और अच्छी खासी फिश फार्मिंग यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर देखो लोकली नोन एज गजनी राइस फील्ड, जो गजनी राइस है वो यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है कल्टीवेशन उसका भी। तो दिस इज गुड। ये है अगस्तिनी कैशरी कर्नाटक, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा और ये है मेरे पास मगधी, ठीक है। मगधी कंजर्वेशन है, अगेन ये भी ह्यूमन मेड है, बेसिकली कंस्ट्रक्टेड टू द रेन वाटर इरीगेशन के लिए। तो हार्बर वल्नरेबल ये सारी चीज़ें, लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड बार है, ये सब कुछ होता है। वहीं कैरावती बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है आपका? ये मैंने आपको बताया ही, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। जस्ट ये आपका तमिलनाडु के अंदर है एंड सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज है कैरावती। दूसरा है लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट में सोला ही से निकला है, मैंने आपको बताया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कल ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी, तो इनको ध्यान रखिएगा। रामसर कन्वेंशन क्या है? इट इज़ बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। 1971 के अंदर एक कन्वेंशन हुई थी ईरान के रामसर के अंदर। उसके बाद इस कन्वेंशन, इसका नाम ही बेसिकली रामसर कन्वेंशन रख दिया गया। तो यहाँ पर बेसिकली कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स है, जहाँ पर ये देखा जाता है जो हमारे वेटलैंड्स हैं, आर्द्रभूमि है, दल, ये सारी चीज़ें हैं, इनको बेसिकली कंजर्व किया जाए, जो कि बेसिकली हॉट स्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं किसी भी वजह से। वहीं व्हाट इज़ ब्लैक क्राउन नाइट हेरोन? अब हुआ क्या है, रिसेंटली ये जो आपको पक्षी दिख रहा है इस पक्षी को बेसिकली ये मणिपुर के अंदर आ गया था, इम्फाल, हाँ सॉरी, मणिपुर के अंदर आ गया था इम्फाल में। तो वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर ये तालाब पे उतरा, तालाब पे उतरने का इसने पानी पिया, देन उसके बाद ये मर गया। हुआ क्या, बर्ड बैंडिंग स्टेशन। अब क्या हुआ, एक चाइना के अंदर क्या है, आ, चाइना के अंदर ना एक ये वेंशियन बर्ड बैंडिंग स्टेशन है, यहाँ पर इसको बेसिकली टांग दिया, बांध दिया इसको उसके बाद, ठीक है। तो दिस इज एक सिनेरियो सिर्फ एक समझने के लिए पक्षी को, बस है क्या, मीडियम साइज हेरॉन स्टॉकी ब्लड है, और डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड नॉर्थ अमेरिका, और लोकली हर जगह मोस्ट ऑफली जगह पे आपको पाए जाएंगे बिकॉज ऑफ जहाँ भी थोड़ी सी हर जगह मोस्ट ऑफली नमी पाई जाती है तो इस वजह से, ठीक है। और स्टॉक बॉडी कंपेरेटिवली शॉर्ट नेक होती है, लाइक छोटी गर्दन, छोटी टांगे, ऐसा होता है। ब्लैक क्राउन होता है, यानी कि इसके सिर पर इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपको दोबारा दिखा दूंगा, इसके सिर के ऊपर आपको एक ब्लैक सा बिल्कुल क्राउन सा नजर आ जाएगा। ग्रे बॉडी होती है काइंड ऑफ। हाइट सेंटीमीटर क्या है, फ्रीक्वेंटली क्या क्या है, छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजर्वेशन देख लो, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये इसका ब्लैक क्राउन है और इस तरीके की ग्राउंड ग्रे बॉडी है, और लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर आती है। की इफेक्ट क्या है, 60 लॉन्ग लेग वेडिंग वर्ड्स। वेडिंग वर्ड्स क्या होता है मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। और क्लासिफाइड फैमिली बेसिकली कौन सी फैमिली का है, अराडे का अराडे फैमिली होती है उसका है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ब्लैक क्राउन हेरोन को बस समझ लो, लीच कंसर्न है इतना समझ लो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वेडिंग वर्ड्स क्या होता है, वेडिंग वर्ड्स है फिजिकल एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन फॉर लिविंग और नियर वाटर, ठीक है।
While all animals need fresh drinking water, wading birds depend on the water as source of food, shelter and nesting sites. उनको सिर्फ एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनको फ्रेश वाटर ये सारी चीज़ हो, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है वेडिंग बर्ड्स। खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। व्हाट आर ग्रीन रूफ्स? ग्रीन रूफ्स, अगर आपको इस फोटो को अगर आप देख रहे होगे तो आपको ग्रीन रूफ्स का बेसिकली मतलब समझ में आ जाएगा। तो अगर आप एक सिंपल सी चीज में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, ग्रीन रूफ्स ट्रीटेड विद द माइक्रोराइजिकल फंगी, ठीक है, फोस्टर ए मोर डाइवर्स सॉइल कम्युनिटी दैट इज मोर लाइकली टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म ग्रीन रूफ सस्टेनेबिलिटी। अब ये ग्रीन रूफ से होता क्या है, इसकी वजह से जो आपकी छत की जो लाइफ मान के चलो 10 साल है तो वो 15 साल हो जाती है, क्योंकि लीकेज लीकेज इन सारी चीज़ों से गर्मी की वजह से राहत मिल जाती है, तो काफ़ी कुछ बेटर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन रूफ। ग्रीन रूफ ऑल्सो नोन एज द वेजिटेटेड रूफ्स, लिविंग रूफ्स बेसिकली। वहाँ पर आराम से आप टहल सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा अगर आप बैठे हुए हो। तो ये सारी चीज़ें, वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है, ग्रोइंग मीडियम सॉइल है, वेजिटेशन और सारी चीज़ आपको मिल जाए। लेयर्स ऑफ ग्रीन रूफ सिस्टम मस्ट लाइक एन एनी रूफ अकोमोडेट ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें कर लेती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करती है आपको हीट से, आपकी बिल्डिंग अच्छी हो जाती है काइंड ऑफ। आपका जो मान के चलो टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 50 मान के चलो 45 डिग्री नॉर्मल दिल्ली में रहता है, तो अगर वो आपका 45 डिग्री का टेम्परेचर है, अगर आप उसको अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो गिर के, अगर ऐसे ग्रीन रूफ है तो 40 या 38 पे आकर रुक जाता है। सो दिस इज, तो टू टाइप्स ऑफ ग्रीन रूफ्स होती हैं, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। जो इंटेंसिव ग्रीन रूफ होती है एसेंशियली एलिवेटेड पार्क, दे कैन सस्टेन सब्स, ट्रीज, वॉकवेज, बेंचेस और इन सब ये सारा कुछ, यानी इरिगेशन ट्रीज एंड रूट प्रोटेक्शन लेयर्स सब होता है, इंटेंसिव होती है। जो एक्सटेंसिव होती है बेसिकली दे सपोर्ट हर्टी नेटिव ग्राउंड कवर, require little maintenance. Extensive green roofs usually exist solely environmental benefits, don't function as accessible rooftop gardens. तो एक्सटेंसिव आपको पता है जैसे पार्क और ग्राउंड पे जो होती हैं वो होती हैं, और ये इंटेंसिव बेसिकली आप अपने छत पे ये सारी चीज़ बना लो, ड्रेनेज का छोटा मोटा सिस्टम बना लो, कुछ बेंचेस लगा दो, काइंड ऑफ थिंग्स, ये होता है। ये होती है इंटेंसिव और ये होती है एक्सटेंसिव। इन दोनों के मतलब से आप समझ जाओगे। बेनिफिट क्या क्या होते हैं, सेम मैंने आपको बताया कि अर्बन एरियाज में हीट और ये सारी चीज़ें अच्छा खासा पोटेंशियल होता है, ज़्यादा टाइम टिक जाती हैं। और की फैक्ट अबाउट फंगीज क्या है, तो अगर आप देखो फंगी अलोंग द एनिमल या एनिमल्स प्लांट इनके होता है, इनके थ्रू होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्या आप ये सोच सकते हो कि एक बिल्कुल ऐसे रॉक के ऊपर भी क्या कभी पेड़ उग सकता है? तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ऐसा है कि इनके ना फेजेस होते हैं, जिनको फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज कहा जाता है। सबसे पहले लाइकेन और फंगी का, जैसे अगर उसमें धीरे धीरे छोटा मोटा उसमें मॉइस्चर भी आ गया है इन्वायरमेंट की वजह से, धीरे 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 उसके ऊपर कवक और फंगी लगना चालू हो जाता है। आपने अगर मैं आपको बताऊं तो आपने मशरूम्स खाए हैं, मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगी, वो फंगी से ही बना है, उसको बेसिकली हम यूज कर लेते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू सेल्स कंटेन करते हैं, उसके थ्रू ये बनता है। ठीक है, अब वहीं डिस्ट्रीब्यूशन फंगी रदर टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक कहीं भी पाए जा सकते हैं, आपको कहीं भी दिख जाएंगे। फंगी लिव इन आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन ऑल्सो, बहुत कम पाए जाते हैं, बट ठीक है वहाँ भी होते हैं क्योंकि बर्फ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर फंगी लगने के चांसेस कम है, इससे वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं। अगर कहीं भी थोड़ा, अगर वहाँ पर मॉइस्चर की संभावना है, वहाँ पर ऐसा है कि वो मॉइस्चर पाया जा सकता है, और मॉइस्चर के साथ साथ वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ ना पड़ती हो कि वहाँ पर वहाँ पर रहना ही दुश्वार हो जाए, तो वहाँ पर आपको ईजिली फंगी के मिलने की वजह से, अगर आपको कहीं भी छोटी मोटी अगर फंगी आपको एक इंडिकेटर दिख गया है, तो दैट मीन्स आगे आपको पेड़ पौधे अच्छे खासे दिख जाएंगे। दिस इज द बेसिकली इंडिकेटर। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक है और सारी चीज़ों के न्यूट्रिशन में, इकोसिस्टम में, फूड के बेसिकली फंगी एज अ फूड प्लेयर रोल इन न्यूट्रिशन। मशरूम में आपको जो बता रहा था, और फ्रेगमेंटेशन फर्मेंटेशन में भी काम आता है, मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, सारी चीज़ें। माइक्रोराइज क्या है, माइक्रोराइज है सिम्बोटिक एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट एंड रूट्स ऑफ फंगी। ठीक है, मेजर रोल इन द इनहेंस न्यूट्रिशन वाटर, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोराइज। और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रोराइजा एक माइकोन्ट्री आपने सुना होगा, तो उसी से मिले जुले रूपों से एक माइक्रोराइजा होता है, जो कि बेसिकली आपके जो प्लांट होते हैं उसके रूट और फंगी के बीच का काम करते हैं, जो कि बेसिकली एक इनहेंस न्यूट्रिशन का काम करते हैं ताकि वो बड़ा होता रहे, काइंड ऑफ। अगला जो मेरे पास जो आर्टिकल है बेसिकली करंट अफेयर है, वो बेसिकली रिलेटेड है हमारे पास मार्तंड सन टेम्पल से। तो मार्तंड सन टेम्पल बेसिकली एक मेंबर ऑफ लिटिल नोन हिंदुत्व ग्रुप। फोर्सली क्या हुआ है, एक किसी कोई हिंदुत्व ग्रुप है कश्मीर के, बेसिकली मार्तंड टेम्पल कश्मीर के अंदर है, तो वो जबरदस्ती इस टेम्पल के अंदर घुस गया। एएसआई का प्रोटेक्टेड एरिया है ये। क्या है बेसिकली मार्तंड टेम्पल, एक हिंदू टेम्पल है जो कि अनंतनाग जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। अब ये सन को बेसिकली समर्पित है, सूर्य देवता को। मार्तंड इज अनदर संस्कृत जो बेसिकली उसका सिनोनियम है सूर्य, उसको मार्तंड कहा जाता है। बिल्ड बेसिकली इसको ललित आदित्य ने बताया बनाया था, जो जिसे मुक्ता पिता ललित आदित्य मुक्ता पिता कहा जाता है, 8th सेंचुरी में बनाया गया था। और बेसिकली थर्ड रूलर ऑफ द काकतीय डायनेस्टी,
जो करकोटा डायनेस्टी थी उसकी थर्ड रूलर थे ये। वहीं यूनिक आर्किटेक्चर है इसका, लोकल कश्मीरी स्टाइल ब्लेंडेड विद आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुप्ता चाइनीज। इसके अंदर आपको काफ़ी जो आर्किटेक्चर है वो गुप्तास का मिल जाएगा, चाइनीज का मिल जाएगा, गंधार का मिल जाएगा, ठीक है, रोमन ग्रीक का। इस तरीके से बेसिकली टॉप ऑफ प्लेट्यू हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इंटायरली ऑफ स्टोन। पूरा का पूरा जो है वो सिर्फ पत्थर से बनाया गया है। कितना एरिया कवर करता है वो छोड़ दो। अब मिडल ऑफ दी बेसिकली लार्ज कोर्टयार्ड है। 86 ऐसे फ्लूटेड कॉलम्स बनाए गए हैं जिनको हम कॉलम्स कहते हैं ना, जो आपके घरों में होते हैं, वो ऐसे 86 हैं जो कि लाइक है ना एक बांसुरी की तरह बने हुए हैं। कोर्टयार्ड कनेक्टेड विद द मेन श्राइन, जिसको बेसिकली आप विमान कहते हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड मेन इन द श्राइन वाज सच ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डे टाइम। तो एकदम जब धूप की जो किरणें पड़ती हैं वो सीधा के सीधा मूर्ति के ऊपर पड़ती हैं। तो इस तरीके से है। और इसे बेसिकली जो अगर आप कहोगे तो इसे जो डिमोलिश किया था वो सुल्तान सिकंदर शाह मीरी था, जिसने 1389 से लेके 1400 तक इसने बेसिकली राज किया। और इसने इसे बेसिकली पूरा का पूरा खराब किया, बर्बाद किया। आपने देखा होगा मार्तंड एक मूवी है हैदर, उसके अंदर भी मार्तंड टेम्पल का जिक्र किया हुआ है, वहां पर भी वहां पर मूवी बनी हुई है, ठीक है। एएसआई क्या है? एएसआई देखो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली हमारे एंशियंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनको बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंस देने का, उनको कंजर्व करने का, उनका ध्यान रखने का काम करती है, ठीक है। व्हाट इज पेमेंट बैंक्स? आरबीआई ने भी रिसेंटली कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, बेसिकली रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करी हैं पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने की थी और कुछ वैलिडेशन किया था। तो उसको देखते हुए उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया है अभी। और ये आप कुछ पेमेंट बैंक से कुछ उदाहरण, जियो पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, फिनो है, पेटीएम है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, वहीं इसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो ये यहाँ पर आपको देख ही जाएंगे। अगर वहीं अबाउट पेमेंट बैंक्स के बारे में बात करोगे तो ये एक बैंक की तरह ही काम करते हैं, बट ऑपरेट है स्मॉलर स्केल। अब ये बेसिकली क्यों बनाए गए थे? जहां तक बैंक, बड़े बैंक नहीं पहुंच पाते, मान के चलिए जहां पर एसबीआई नहीं पहुंच पा रहा है, एचडीएफसी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पर एक ऐसी इन बैंकों को पहुंचाया जाए कि इजीली उन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाए। जो लेबर है या फिर मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनको अपना पैसा डिपॉजिट करना है, उनको कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें, छोटे छोटे ही सेविंग कर पाएं। तो वो इसके लिए इन सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया था। और इनको बनाया गया था, बेसिकली एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था नचिकेत मोर कमेटी। उनके बेसिस पर इनको बनाया गया था टू एडवांस बेसिकली इंक्लूजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और इन सारी चीज़ों को हेल्प द माइग्रेंट लेबर फोर्स, लो इनकम हाउस होल्डर, उनको प्रमोट किया जाए। अब ये रजिस्टर्ड होती हैं बेसिकली, इनको बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर 2013, लाइसेंस अंडर द सेक्शन 20 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न किया जाता है इनको, बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन के थ्रू 1949 के अंदर, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर इनको बेसिकली गवर्न किया जाता है। ये सारे के सारे एक्ट इसके अंदर लगते हैं। इनके थ्रू इनको मेजरली जितने ही बैंक्स होते हैं वो सारे के सारे इन रेगुलेशंस के अंदर आते हैं। अब इनका डिफरेंट क्या है? बेसिकली दे आर डिफरेंशिएटेड विद द यूनिवर्सल बैंक। क्यों है? ऑपरेट करते हैं स्मॉल स्केल पे, जो बाकी जो आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, तो वो बेसिकली आपके बड़े स्केल पे करते हैं। इनका जो पेड अप जो सॉरी इनका इक्विटी होना चाहिए, पेमेंट का 100 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम जो इनिशियल जो कंट्रीब्यूशन है प्रमोटर का पेमेंट बैंक के अंदर, वो पेड अप कैपिटल का 40% होना चाहिए एटलीस्ट। और फॉर द 5 ईयर्स फॉर द कमेंसमेंट, 5 साल तक इनका होना चाहिए इस तरीके से 40%। एक्टिविटीज़ क्या है कि ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं 2 लाख तक का। एक्स्ट्रा डिमांड डिपॉजिट्स ये बेसिकली इन द शॉर्ट टर्म फॉर द फॉर्म ऑफ सेविंग्स और करंट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट वो वाले नहीं है जो जो एक टाइम डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग और करंट अकाउंट ये खोल सकते हैं बस। इसके अलावा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और बाकी जगह पे। जो 25% है ये बेसिकली अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर कर सकते हैं। इनको इस तरीके से मैनेज करना होता है। ऑल्सो ये रेमिटेंस, मोबाइल पेटीएम, मोबाइल पेमेंट्स, ट्रांसफ़र, परचेज, इन सब चीज़ों को ऑफर करते हैं। एटीएम ऑफर करते हैं, डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। इट बिकम द बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस, अनदर बैंक की तरह ये सारी चीज़ें करते हैं। बट क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें सर्विस ये नहीं ऑफर कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते? ये लोन्स ऑफर नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, जिसे हम बेसिकली फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। एनआरए डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। कैन नॉट सेटअप सब्सिडरी, अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ये नहीं कर सकते हैं। वहीं अब एसएलआर, अगर आपने सुना होगा एसएलआर, सीआरआर, और ये आपने सुना होगा। तो एसएलआर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा अमाउंट, मान के चलो आपने एक बैंक खोली है, एक आपको अमाउंट आपको आरबीआई के, आप आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आते हो, तो अपने डिपॉजिट्स का एक एक अमाउंट आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है कि
इन योर क्राइसिस, जब आप क्राइसिस में होगे तो आरबीआई आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी रहेगी। वहीं एसएलआर क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा परसेंटेज आपके पास खुद के पास भी होना चाहिए ताकि अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर पाओ, तो उसको बेसिकली कह दिया जाता है एसएलआर। ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, या फिर किसी सिक्योरिटीज में हो सकता है, तो उनको बेसिकली अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। दिस इज बेसिकली, और ये बेसिकली सारा का सारा आरबीआई के अंडर होता है। और स्फोरेथे का वर्षाबू क्या है? बेसिकली एक मेंढक की प्रजाति है जो कि साउथ के अंदर पाई गई है। तो इसके बेसिस पे एक बैंगलोर के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिससे उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने इसको ढूंढा है और इसका नाम रख दिया है स्फेरोथे का वर्षाबू। क्यों? क्योंकि ये वर्षा के टाइम पर बाहर आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पर ये बाहर आ जाता है, तो इसे बेसिकली स्फोरेथे का वर्षाबू कह दिया गया है। ठीक है। अब ये क्या क्या है, फ्रॉग की स्पेसीज है, बस इतना ध्यान रख लो, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। बहुत ज़्यादा डीपली जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, डीपली मत जाओ। की इफेक्ट क्या है, एम्फीबियंस है, आपको सबको पता है, एनवायरमेंट साइंटिस्ट सारी चीज़ें हैं। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं ये जान लो। दे आर स्पीसीज ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट रिफ्लेक्ट बायोटिक और एबायोटिक स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, रिवील्स एविडेंस और इम्पैक्ट एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया ना, कवक और फंगी आपको दिख गया तो आपको पानी होने की संभावना या फिर पेड़ पौधे होने की संभावना आपको दिख जाती है, तो इसी तरीके से ये आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब व्हाट इज वोल्ट टाइफून? अब वोल्ट टाइफून क्या है? अब रिसेंटली यूएस की गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये जो बेसिकली शट डाउन कर, इस वर्ल्ड टाइफून को शट डाउन कर दिया, जो कि बेसिकली चाइना से बेसिकली करता था, और यूएसए में काफ़ी इसने आतंक मचाया। टाइफून बेसिकली क्या है? एक हैकिंग है ये। ठीक है, आपको टाइफून, आपको चक्रवात, ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली ये एक हैकिंग है, वर्ल्ड टाइफून जिसे हम कह देते हैं, जिसकी वजह से आपके राउटर्स को हैक किया जाता है। सो दिस इज, तो इसने काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर राउटर्स को इसने अटैक किया और उसको हैक किया। तो लेकिन अब यूएस की जो गवर्नमेंट है उसने इसे शट डाउन कर दिया है, और ये बेसिकली कहाँ से रिलेटेड था? चाइना से। वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इट इज़ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप ऑफ चाइना, जो कि वहाँ का है, ये सारी चीज़ें हैं। आप सिर्फ वोल्ट टाइफून का ध्यान रखो, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, कोई ज़्यादा डीप इनसाइड जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट एज इट इज़। अब अगर कुछ समझने की जरूरत है तो सिर्फ इस राउटर को समझ लो। राउटर आपके घर में भी होगा, आपके घर में ही वाईफाई होगा। एक फिजिकल और वर्चुअल अप्लायंस है जो बेसिकली आपके इंटरनेट को कनेक्ट करता है दूसरे से, ताकि डेटा पास हो जाए। एक आईपी एड्रेस के थ्रू ये जुड़ा रहता है, आप सबको पता है। दिस इज कॉल्ड द बेसिकली राउटर। वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर क्या है? तो रिसेंटली जो यूनियन वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने वन स्टॉप सेंटर बनाया है वुमेन के लिए, ताकि जो भी वुमेन है जो पब्लिक प्लेस पे, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी अगर वायलेंस फेस कर रही है तो वो डायरेक्टली वन स्टॉप सेंटर पे जा सकती हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसे बनाया गया है। ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली, इसको बेसिकली स्पॉन्सर्ड किया गया है किसके थ्रू? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। और प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर द असिस्टेंट टू द वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में फैसिलिटेट इमीडिएट इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी एक्सेस, जहाँ पर डायरेक्टली इन सारी चीज़ों को बता पाएँ। अब सपोर्ट ऑल द वुमेन इंक्लूडिंग बिलो 18 ईयर्स, जो 18 साल से कम की हैं उनको भी बेसिकली सपोर्ट करेगा यहाँ पर, इरिस्पेक्टिव कोई भी वायलेंस है, कास्ट को लेके है, क्लास को लेके है, आपके रिलीजन को लेके है, आपको रीजन को लेके है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिजल कोई भी हो। और इसी तरीके से यहाँ पर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, ये सेक्सुअल प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें एक्ट हैं। वहीं अगर आप देखो तो फंडिंग कहाँ से आ रही है? फंडिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है पूरी की पूरी, बेसिकली निर्भया फंड से आएगा। डे टू डे इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रहेगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और वन स्टॉप सेंटर विल फैसिलिटेट एक्सेस टू इमरजेंसी और रेस्क्यू सर्विस, ये सारी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज वन स्टॉप सेंटर। निर्भया फंड क्या है? आपको 2012 का केस याद होगा, तो जो निर्भया कांड हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा क्रूअल था, उसके बाद में इस निर्भया फंड को बनाया गया था इन केस ऑफ एनी, जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को, वुमेन्स को हेल्प करने के लिए इस फंड को बनाया गया था ताकि उनको हेल्प की जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप ए डेडिकेटेड फंड, निर्भया फंड, for implementation of initiative aimed at enhancing a safety security women in country under the Nirbhaya Fund. One of these schemes, mainly One Stop Center scheme, has been implemented across countries since 1st April 2015. तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप देख लो, समझ लो, बस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और आगे चलते हैं। आगे जो हमारे पास है वो बेसिकली ब्लू टंग डिजीज है। अब ब्लू टंग डिजीज देखो, चाइना, ये सारे आप समझ जाओ, डिजीज है, वायरस है, तो समझ जाओ चाइना इज द बेसिकली मेन। तो चाइना ने क्या किया है अभी, लेकिन यहाँ पर चाइना ने बैन किया है। हुआ क्या है, चाइना कुछ जो शिप्स हैं, जो शीप होती हैं यानी कि भेड़ वेड़, तो उनको बेसिकली इंपोर्ट करता है। कहाँ से? ईरान से। तो उन्होंने पाया है कि कुछ के अंदर बेसिकली इनको ब्लू टंग डिजीज पाया गया है।
बैन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पोर्ट ऑफ रूमिनेंट्स एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट इराक ड्यू टू एन आउटब्रेक ऑफ ब्लू टंग डिजीज। ठीक है, तो ब्लू टंग डिजीज है क्या? नॉन कंटेजियस है। ठीक है, वायरल डिजीज अफेक्टिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड रूमिनेंट्स। अब ये बेसिकली किसी कीड़े के, इंसेक्ट के काटने की वजह से होता है। तो अगर किसी इंसेक्ट के थ्रू, पार्टिकुलरली बाइटिंग माइटजेस और क्लीसियस स्पीसीज किसी को काट लिया है, तो उसी की वजह से बेसिकली फैल जाता है। वहीं वायरस विच कॉज बीटी, बेसिकली ब्लू टंग आइडेंटिफाइज ए मेंबर ऑफ रियोवेरिडा फैमिली। किसका है? रियोवेरिडा फैमिली का है। 24 डिफरेंट स्टेरियोटाइप हैव बीन आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। कितने स्ट्रेन है, क्या 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 है। वहीं सिम्टम क्या है? सीवियरिटी ऑफ डिजीज वायरस अमंग डिफरेंट स्पीसीज, सिम्टम बीइंग मोर सीवियर शीप रिजल्टिंग डेथ, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें फेस की जाती हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? अफ्रीका में, एशिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगह पाया जाता है। मेंटेन एरिया वैसे क्लाइमेट विल अलोंग बाइटिंग मीट्स और सर्वाइव, तो वो सारी चीज़ें हैं। ट्रांसमिशन स्प्रेड कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट के काटने की वजह से होता है। एक वेक्टर तक की ट्रांसमिशन है कि एक का ब्लड दूसरे में चला जाए तो ही ये फैल सकता है। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऑब्वियसली बात है, इंसेक्ट काटेगा तो उसका ब्लड ब्लड ये सब एक्सचेंज होगा, तो इसकी वजह से फैल जाता है। तो पेस्ट डेज पेटिस रूमिनेंट्स, पीपीआर क्या है? हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है बेसिकली। शीप एंड गोट एंड हाईली मोर्टेलिटी, इसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा उनकी मृत्यु होती है। कॉज ऑफ वायरस विद द फैमिली ऑफ पैरामॉक्सी, सॉरी, पैरामाइसोविरिडे, जो भी है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, आई एम रियली सॉरी। इट्स क्लोजली रिलेटेड टू अदर मेंबर ऑफ द जीन्स, बेसिकली उनसे रिलेटेड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बस एक काइंड ऑफ कंटेजियस वायरल डिजीज है जो बेसिकली शिप और गोट से फैलता है। What is eROSHITA? Recently, German eROSHITA consortium has released the data for the share of first of all sky survey soft X-ray imaging telescope. ठीक है, तो eROSHITA आपको, मैं आपको बता दें, वाइड फील्ड एक एक्सरे टेलीस्कोप है जो कि बेसिकली ऑन बोर्ड है रशिया और जर्मन के थ्रू। एक ऑब्जर्वेटरी के काइंड ऑफ है। इट वाज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स इन जर्मनी। सेंसिटिव एक्सरे टेलीस्कोप कैपेबल टू डिलीवरिंग डीप शार्प इमेजेस ऑफ लार्ज एरिया ऑफ स्काई, तो उनकी इमेजेस को देख के भेजता है। ईरोस्टा टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ द 7 आइडेंटिकल वोल्टर, 1 मिरर मॉड्यूल है। तो ईरोस्टा, ध्यान रखिए, काइंड ऑफ एक टेलीस्कोप है बस। इसके अलावा दूसरा आपको कुछ ज़्यादा डीप साइड जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया का नहीं है। क्या फंक्शन करता है? फंक्शन कुछ नहीं करता है। काइंड ऑफ टेलीस्कोप सिर्फ एक ही फंक्शन करते हैं, वो ये फंक्शन करते हैं कि उनको सिर्फ एक इमेजेस और एक बढ़िया इमेज देनी होती है ताकि आगे जाकर रिसर्च में काम आए। इसके अलावा कोई दूसरी कुछ काम नहीं होता। व्हाट इज ब्लैक होल? ब्लैक होल एरिया है सच ऑफ इमेंस ग्रेविटी, जहां पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है और वो किसी को भी निकल सकता है। दैट्स कॉल्ड द बेसिकली ब्लैक होल। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आशा करता हूँ लेक्चर समझने में, सोचने में कुछ आपको दिक्कत ना हुई हो। आपको बहुत ज़्यादा डीपली इनसाइट पढ़ना है जिस तरीके से मैंने बताया। अगर उस तरीके से आपको लगता है कि नॉलेज कम शेयर हुई है, तो अल्ट्रा ट्राई कि मैं और ज़्यादा शेयर कर दूँ, बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा। बाकी मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आप समझने की कोशिश, जिस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अल्ट्रा ट्राई कि आपको और ज़्यादा डीप इनसाइट में जाके बताया जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट करंट अफेयर के अंदर, सेकेंड ऑफ फेब में। थैंक यू।